हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के सेकंड पार्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें 90% क्वेश्चन तो थ्योरी बेस्ड हैं और थ्योरी थोड़ा कठिन होती है बच्चों को समझने में। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से हम चैप्टर 9 से लेकर के 14 यानी 9वें चैप्टर से लेकर 14वें चैप्टर के बीच सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। थोड़ा लेट आई है बच्चों वीडियो क्योंकि एक दिन का इंतजार करना पड़ा हमारे प्यारे रसगुल्लों को, क्योंकि एग्जाम का वक्त है, एक दिन भी बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको देख लेना क्योंकि 1-2 दिन ही हुए हैं और 50,000 से भी ज्यादा बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। तो आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का निपटारा बहुत आसानी से करने वाले हैं। तो चलिए मेरे बब्बर शेर तैयार हो जाओ। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है, इसके नियम लिखिए। और बात करें तो ये अपने जमाने का बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट। अपने जमाने का मतलब बच्चों 2015 के बाद अगर हम बात करें तो बीच में इनको हटा दिया गया था, फिर से अब की बार फिर से लाया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन के नजरिए से। ठीक है ना। हालांकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है लेकिन जो हो गया है उसको नहीं देखना, जो हमारे सामने है उसको देखना है ना। चलिए तो बच्चों प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम क्या होते हैं, चलिए देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता किसमें है, तो पारदर्शी माध्यम में, लाइक दैट कांच हो गया। परावर्तन किसमें होता है, तो बच्चों दर्पण में, जिसमें एक भाग में कलई की होती है। ठीक है, तो यहां पर परावर्तन को तो हमने 2 नंबर वाले में भी निपटाया है, 1 शॉट में भी निपटाया है, लेकिन अपवर्तन ये 3 नंबर में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन की स्नेल का नियम क्या है। ठीक, इसलिए हमने इसको रखा है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो परावर्तन हो गया, अपवर्तन क्या है रटना नहीं है बच्चों। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, व्हाटएवर, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप रट्टा मारकर कितना दिन याद कर सकते हो, नहीं याद कर सकते हो ना। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। तो अपवर्तन समझना है बच्चों, तो चलिए इस पहले आरेख को समझ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक ये तल बना रहे, कैसा, एक ऐसा माध्यम है कि पारदर्शी है, यानी आर पार देखा जा सकता है। तो ये एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है बच्चों, एक पारदर्शी माध्यम है, लाइक दैट कांच है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसके बीचों बीच एक ऐसे लाइनिंग कर दे बच्चों, तो ये होता क्या है, इसको कहते क्या है अपन, तो इसको बोला जाता है अभिलंब, क्योंकि ये लंबवत खींची गई है इसलिए इसका नाम होता है अभिलंब। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब जब क्या होता है बच्चों, एक प्रकाश की किरण हम एक माध्यम से, मान लेते हैं ये कोई माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n1 है, और ये कोई माध्यम है, इसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो एक माध्यम से, तब माध्यम को भी जैसे हम मान लेते हैं बच्चों कि ये कोई माध्यम जैसे क्या है, कांच है। ठीक, ये कोई माध्यम कांच है ले लिया हमने, और इधर कोई माध्यम हम मान लेते हैं कि ये वायु है। तो होता क्या है बच्चों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये एक माध्यम है रसगुल्लों, और दूसरा माध्यम ये नीचे का है भाई, ऊपर कांच है नीचे वायु है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, यानी अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाता है। तो ये घटना इस तरह से हो जाएगी बच्चों, यहां तक आता है और उसके बाद थोड़ा ये मुड़ जा रहा है। जबकि इसको बच्चों अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे आना चाहिए था, है ना, इसको तो ऐसे आना चाहिए था भाई। ठीक, तो ये यहां पे एक मिनट थोड़ा, इसको ऐसे आना चाहिए था, है ना, इसको ऐसे आना चाहिए था। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन क्या है भाई, इधर थोड़ा प्रकाश की किरण मुड़ जा रही है।
तो यही जो घटना होती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, यानी अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाता है। ठीक, तो ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? तो इस घटना को बोलते हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो परिभाषा लिखेंगे रसगुल्लों की, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, माध्यम पारदर्शी होना चाहिए बच्चों, नहीं तो अपवर्तन होगा ही नहीं। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करता है? प्रवेश करता है, तो यह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के हम नियम को देखेंगे बच्चों। तो प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दो नियम हैं। ठीक, पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है बच्चों आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों? इसमें कह रहा है कि आपतित किरण, तो भाई ये जो किरण है, इस किरण का नाम क्या है? तो बच्चों इसको तो बोलते हैं आपतित, आपतित किरण, या इसी को आपाती किरण कहते हैं, याद रखना। तो ये आपतित किरण हो गया बच्चों। अब दूसरी किरण जो बाहर निकल रही है, तो इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित। अगर परावर्तन में होता तो उसी को परावर्तित किरण बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? ये अपवर्तित किरण है। ठीक, और ये जो लाइन ऐसे सीधी सीधी आई है बच्चों, इसका नाम क्या है? तो ये है अभिलंब, क्योंकि ये लंबवत है तो इसका नाम है अभिलंब। तो पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। ठीक, जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर गौर से आप देखिएगा बच्चों, तो ये तीनों यहां पर, यहीं पर तीनों मिल रही, और इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीन के तीनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही तल में होते हैं। तो ये हो जाता है पहला नियम। ठीक, अब चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या बोलता है। देखिएगा दूसरा नियम है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अलग से भी पूछ लेता है बच्चों। ये पूछ लेगा कि स्नेल का नियम क्या है, 2 नंबर में पूछ लेता है स्नेल का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा द्वितीय नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य या फिर एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है, बस इतना समझना बच्चों कि जो दूसरा नियम होता है वो ये कहता है किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, सिंपल सी परिभाषा याद रखना, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। मतलब बच्चों ये जो इसके बीच में कोण बना है, इसको अपन क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये होता है आई से, ठीक है, और इसके बाद यहां पर जो ये कोण बनता है वो होता है आर। ठीक, वो होता है आर। तो ये आई आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तो यहां पर दूसरा जो नियम है बोल रहा है, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई है, ज्या का मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, ठीक, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात, बटे का मतलब अनुपात हो गया बच्चों, का अनुपात कह रहा है कि नियत होता है, नियतांक होता है, यानी एन। तो एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, यही क्या हो जाता है बच्चों? दूसरा नियम। और इस नियम को ही क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये रहा दूसरा नियम। समझ में आया कि किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए या निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या बच्चों और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है या फिर नियतांक होता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये रहा अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। ठीक है, याद रखना बच्चों। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि काफी लाजवाब है। अब वक्त नहीं है कि आप रट्टा मारें, क्या करें, बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। भाई अटेंड कर लिया आपने तो पूरा का पूरा आप निपटा सकते हो, और 100% बच्चों गारंटी के साथ करें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, आगे पीछे हो गया। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बारे में जितना कुछ कहा जाए बच्चों ये उतना ही ज्यादा कम है।
ये तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर है आपको ये पेपर में दिखाई पड़ेगा। अब भाई किस पेपर में आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन होगा बच्चों, क्योंकि जब ये टॉपिक सब हटे उसके पहले जब तक ये थे तो ऐसा कोई साल नहीं था कि जब ये ना पूछे जा रहे थे। ठीक, हालांकि ये था लेकिन उससे संबंधित पूरी क्रिया विधि वगैरह नहीं पढ़ना था, लेकिन अब की बार तो पूरा का पूरा दे दिया है, फिर से तो देगा जरूर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से इसका पोस्टमार्टम होगा। आज क्वेश्चन है बच्चों की प्रकाशिक तंतु क्या है और किरण आरेख की सहायता से इसके द्वारा प्रकाश गहरा संचरण की विधि समझाइए कि प्रकाशिक तंतु होता क्या है। आपने देखा होगा बच्चों डेकोरेशन वगैरह होता है तो उसमें एक पाइप वाली लाइट होती है, पाइप वाली लाइट आपने देखा होगा जो अच्छे से जगमगाती रहती, बहुत ज्यादा चमकती है। मेले वगैरह में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे खिलौने आते हैं कि जिसमें नीचे से लाइट होती है, ऊपर पाइप निकली होती है बहुत छोटी छोटी, और उनमें से जो प्रकाश निकलता है बहुत ही ज्यादा सुनहरा लगता है। तो वही जो होता है वो प्रकाश मतलब प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। तंतु का मतलब ही होता है पूरा एक जैसे फिलामेंट धागा होता है ना, एक पाइप होता है, वही चीज। तो प्रकाशिक तंतु होता क्या है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रकाशिक तंतु क्या है, ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, इसकी क्रिया विधि समझाना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों प्रकाशिक तंतु होता क्या है, तो देखिए प्रकाशिक तंतु तो हमने बता दिया कि इसकी संरचना एक पाइप जैसे होती है और ये काम करता है किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत होता क्या है तो वो हमने बता ही दिया है, फिर से उसको भी आगे देखेंगे। तो केवल यहां पर इतना समझना है कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। यानी एक पाइप होती है जैसे ये आपको दिख रही है, ये एक पाइप दिख रही है बच्चों, एक पाइप की तरह इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि भाई ये ऊपर की लेयर है, ये क्या है बच्चों, ये एक ऊपर की लेयर है और उसके बाद ये भी देख सकते हैं यानी ये बाहर बाहर की लेयर है। ठीक, इसकी स्ट्रक्चर में, और एक होती है इसके भीतर की ये वाली लेयर। ठीक, ये दो लेयर, ये इसमें दो प्रमुख लेयर होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब इसमें होते क्या है तो थोड़ा समझिएगा कि प्रकाशिक तंतु में अगर हम बात करें बच्चों तो इसकी कार्य विधि समझना है कि प्रकाशिक तंतु की संरचना कैसी होती है। तो ये एक लचीली देख रहे हैं पाइप की तरह होती है, इसके मध्य भाग यानी जो ये बीच वाला भाग होता है, बीच वाला पार्ट अगर हम बात करें तो इसका जो मध्य भाग होता है वो क्रोड कहलाता है और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.7 होता है। यानी बीच वाला जो पार्ट होता है उसको अपन क्रोड कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। और जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है यानी बाहर से इसे कवर अप किया जाता है तो इसे बोलते हैं क्लेडिंग। इसे क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। ठीक, इसे क्लेडिंग कहा जाता है और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है। तो दो प्रमुख भाग होते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, अंदर की स्ट्रक्चर जो होती है बच्चों उसे क्या बोलते हैं तो उसे क्रोड कहा जाता है, इसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। और जो बाहर की संरचना होती है बाहरी भाग को कहते हैं क्लेडिंग और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है। तो ये आप लिखना चाहेंगे तो ये पूरी की पूरी क्या है बच्चों, इसकी संरचना है या बनावट में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हेडिंग बनाकर भी। अब उसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो ये आपका कार्य विधि होता है, कार्य विधि होता है मतलब ये कैसे काम करता है। अब देखिएगा सिंपल सी बात है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बच्चों बताया था कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी में फिर से लौट जाता है। तो इसमें होता क्या है, ये जो आपको किरण दिख रही है इसमें बच्चों ये प्रकाश बाहर से डाला गया है। अब भाई इसमें हो क्या रहा है तो ये बाहरी परत है। ठीक, तो इसके बाद प्रकाश का हमने बताया ना कि आपतन कोण का मान होगा तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी, उसके बाद फिर से इसमें परावर्तित हो गया। ठीक, तो ये अब यहां पर जब परावर्तित हुआ तो भाई इससे द्वारा फिर से ये परावर्तन हो रहा है, इस सतह से फिर से परावर्तन हो रहा है, फिर से यहां से परावर्तन हुआ, उसके बाद ये फिर प्रकाश की किरण इससे टकराई, फिर से इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और इसी जिस तीव्रता के साथ ये प्रकाश बाहर से इसमें प्रवेश किया था उसी तीव्रता के साथ ये बाहर निकल जाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार ये काम करता है और पूरी की पूरी पाइप क्या है, चमकीली दिखाई पड़ती है, यानी पूरी पाइप एकदम चमकने लगती है। ठीक, तो क्रिया विधि में लिखेंगे बच्चों कि जब प्रकाश तंतु एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है, तो यहां पर आपतित हो रहा है तो वह तंतु के अंदर से गुजरने लगता है, यानी तंतु के अंदर गुजरता है और इस तंतु और क्लेडिंग के अंतरापृष्ठ में ये जो तंतु होता है, ठीक, ये जो पूरा तंतु है और ये क्लेडिंग की जो अंदर की लेयर होती है, यानी इसकी बात कर रहा है, इसमें बच्चों ये क्या होता है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी इसमें बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जैसे हीरे में। ठीक, तो उसी तरह से भाई बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी बच्चों, जिसके कारण होता क्या है कि जिसके कारण प्रकाश अंत में ठीक दूसरे सिरे से, ये जो दूसरा सिरा है दूसरे सिरे से भी उतनी ही तीव्रता के साथ ये बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये काम करता है। क्लियर हो गया बच्चों कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है। तो प्रकाशिक तंतु हमने बताया कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक युक्ति या फिर एक साधन, ठीक, या फिर एक तंत्र होता है, जिसमें होता क्या है कि प्रकाश को मतलब क्या होता है कि भाई प्रकाश को गुजारा जाता है और प्रकाश उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े या सीधे पाइप के माध्यम से दूसरे सिरे से भी निकल जाता है। ठीक, तो ये चीज होता है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका भाई उपयोग भी अगर कभी कभार पूछ लिया जाए बच्चों, अगर उपयोग भी पूछ लिया जाए तो ये सजावट में होता है और उसके बाद जो भी सिग्नल वगैरह भेजने होते हैं तो उनमें इस्तेमाल होता है ना। और बाकी तो आपने देखा होगा कि कोई भी बहुत ज्यादा शादी विवाह में भी डेकोरेशन में इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। भाई तीसरा आगे पीछे हो गया था, तो तीसरा वही क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते किसे हैं। भाई जिनको नहीं समझ में आया अच्छे से पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है बच्चों, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। जब बच्चों ये 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछेगा तो केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछेगा। अगर परावर्तन की शर्तें पूछ लिया मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 नंबर में हो सकता है। जब पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखना है, इस पर मतलब क्या इसके उदाहरण लिखना है, तब ये पूछेगा तो ये पूरे 3 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। ठीक, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझना है तो हम पहले 3 ठीक स्टेप समझ लेते हैं, 3 मतलब फिगर बना लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये। तो 3 स्टेप आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये 3। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये अभिलंब, तीनों में हम अभिलंब बना देते हैं कि ये अभिलंब हो गया। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और यहीं से एक क्रांतिक कोण भी पूछा जाता है। दोनों क्लियर होगा, परेशान मत रहिए। अब देखिए बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती क्या है। हमको ये पता है रसगुल्लों कि जब हम एक माध्यम से, जब हम करते क्या है भाई कि जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को ले जाते हैं, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि भाई अपने मार्ग से, ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई सघन माध्यम है और ये कोई विरल माध्यम है। और एक चीज ध्यान देना बच्चों कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, और जब विरल से सघन में आता है तो ये अभिलंब की तरफ आता है। इतना याद रखना। तो ये सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जा रहा है तो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट रहा है। तो ये हो गया। अब करते क्या है दूसरे वाले में, ठीक, इसमें क्या करते हैं, इस जो यहां पर ये जो बच्चों आपतन कोण बना है ये आई, इसका मान थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो इसका मान हमने क्या किया, थोड़ा और बढ़ा दिया, इसका मान थोड़ा हमने और बड़ा कर दिया। तो अब प्रकाश भाई ऐसे जाने की बजाय मान लेते हैं कि प्रकाश इस तरफ यानी अभिलंबवत, इसका मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ये 90 अंश हो गया। तो यहां से एक परिभाषा बनती है क्रांतिक कोण की। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा जरा गौर से सुनिएगा कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण। बच्चों ये क्या कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो ये सघन माध्यम है रसगुल्लों। तो परिभाषा गौर से सुनिएगा कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण
जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 अंश हो, उसे कहते हैं क्रांतिक कोण। परिभाषा क्या कहा कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए बच्चों, उस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इसको C से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण हो गया। लेकिन अब तीसरे वाले में क्या करना है, तो इसका मान हम और ज्यादा बढ़ा देंगे। अब की बार हम इसका मान और भी ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो भाई इसका जो मान है बच्चों, हम यहां पर इसका मान ये, अब यहां पर देखिएगा भाई, यहां पे इतना था, इतना थोड़ा बड़ा कोण हुआ। अब की बार देख सकते हैं ये कोण क्या है, काफी बड़ा हो गया है। तो जब आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो भाई इसका मान भी, यानी ये भी क्या है, ऐसे ना जा करके अब की बार बच्चों ये दूसरे माध्यम में ही लौट जा रही है। अब जब दूसरे माध्यम में लौट जा रहा है तो दूसरे माध्यम में लौटने का मतलब है बच्चों कि ये हो रहा है परावर्तन। अब परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन कैसा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी है तो कांच लेकिन ये पूरी तरह से ही उसी माध्यम में लौट रहा है। तो अब परिभाषा सुनिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा अब आपको सुनना है बच्चों कि सघन माध्यम में, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान, क्या बोला कि ये माध्यम कौन सा है बच्चों, तो ये माध्यम है सघन और ये क्या है, विरल। तो अब परिभाषा सुनिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान यानी आई का मान, ठीक, विरल माध्यम में बने अपवर्तन मतलब क्रांतिक कोण के मान से, विरल माध्यम में नहीं बोलना है, कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए। ठीक, हमने क्या बोला कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान, ये जो क्रांतिक कोण है उसके मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया बच्चों। तो ये 3 स्टेप हैं। पहले में हमने क्या किया भाई, एक प्रकाश की किरण गुजारा, नॉर्मल ये हो गया आपकी अपवर्तन की घटना, हमने आई का मान बढ़ा दिया तो ये क्या है, ये किरण और उधर ज्यादा खिसक गई। ठीक, अब इसका आई का मान और ज्यादा बड़ा किया तो ये ऐसे होने के बजाय उसी में लौट गई। तो यहां पर ये 3 आपको स्टेप दिख रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों कि सघन माध्यम में बना बाह्य आपतन कोण, ठीक, मतलब सघन माध्यम में यदि बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए, बस इतना कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि जब सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, वही तो बताया ना बच्चों, इसमें क्या बोला, इसमें भाई हम वही चीज तो बोल रहे हैं कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो, बड़ा हो जाए तो क्या होता है, प्रकाश बच्चों यानी प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय, दूसरे माध्यम में जाने के बजाय परावर्तित होकर इस माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी उसी माध्यम में क्या होता है, जिस माध्यम से ये आई है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो ये घटना कहलाती है बच्चों क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप कि ये सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। रटना नहीं है बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम का अंतिम दौर है और ऐसे समय में भी केवल आप रटने पर जोर दोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, बस समझना है। ठीक, बस इतना समझना है कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में लौट जाता है, यही घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्तें हैं। शर्तें कौन कौन सी हैं वो सुनिएगा। पहला है बच्चों कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, वो आप देख ही रहे हैं कि भाई पहला क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश हो जा रहा होगा तभी, क्यों, क्योंकि बच्चों जब सघन से विरल में जाता है तभी ये विलंब से दूर हटती है, अगर ये विलंब के पास आती तो ये घटना हो ही ना पाती। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल। सघन का मतलब चाहे वो कांच हो चाहे वो जल हो, विरल का माध्यम जैसे वायु है। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ये क्या हो जाता है, पहला, ठीक, यानी पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो, तो वो चीज तो आप देख ही रहे ना बच्चों कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्लियर हो गया। चलिए रसगुल्लो, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी
प्यारा सा ये क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, भाई ये तो हमने आगे पीछे बताया था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो ये भी अपने आप में काफी लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है कि तरंगाग्र को प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। अथवा में बच्चों क्या पूछ सकता है, अथवा में ये पूछ सकता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं और प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मतलब परिभाषा भी ऐड कर सकता है। अब ध्यान से समझना कि तरंगाग्र होता क्या है। वैसे तो तरंगाग्र की जो परिभाषा बहुत लंबी है, बट भाई हमारा थोड़ा अलग होता है। ठीक, हम औरों की तरह मतलब ये नहीं कि बहुत खींचकर बहुत लंबा इसको तान कर बताएं। नहीं बच्चों, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे प्यारे रसगुल्ले आसानी से परिभाषा याद कर सके। तो तरंगाग्र, तरंग मतलब तरंग, अब आगे कह रहा है आग्र। तो तरंगे जब चलती हैं तो उनके आगे की जो स्थिति होती है, उनके आगे का शेप, जैसे ये तरंगे किसी बिंदु से तरंगे चल रही है बच्चों, तो तरंगे जैसे चल रही है तो भाई यहां से ये आगे फैलती हैं, ये ऐसे फैलती चली जाती हैं, है ना, क्योंकि ये बिंदु से फैलती हैं तो ये ऐसे। अब अगर इस तरह से अगर हम देखें तो एक ज्यामितीय आकृति बच्चों, ये ऐसी आकृति बन रही है कि नहीं बच्चों, इस तरह से एक आकृति बन रही है। तो ये तरंगों की जो आगे की ज्यामिति आकार है या स्थिति है, इसी को कहते हैं तरंगाग्र। तरंग के आग्र यानी आगे। ठीक, परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति, तो ये एक ज्यामितीय आकृति बन रही है, तो ये तरंगे चल रही हैं, तो तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं तरंगाग्र। क्लियर हो गया। तो तरंगों के आगे की स्थिति को ठीक क्या बोलते हैं, मतलब ज्यामितीय आकृति को बोलते हैं तरंगाग्र। अब देखिएगा बच्चों, तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है। तो तरंगाग्र अगर हम देखें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा तरंगाग्र? पहला है गोलीय तरंगाग्र। कोई चीज रटना नहीं है, समझना है। अब गोलीय तरंगाग्र कब होगा? नाम ही है गोलीय, यानी जब प्रकाश स्रोत एकदम गोलाकार हो, एकदम बिंदु के रूप में हो, बिंदु के रूप में, तो उसमें से जब तरंगे निकलेंगी तो उसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होगी? एक वक्र, मतलब एक गोलाकार होगी। तो बच्चों लिखेंगे कि यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है, ठीक, वही चीज नाम है गोलीय। तो यहां पर जब प्रकाश स्रोत यानी जहां से प्रकाश निकल रहा है, अगर उसकी बनावट गोलाकार होगी तो उससे निकलने वाले तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होती है बच्चों, वो भी गोलाकार होती है, और इसे ही बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र। जैसे हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। अब जैसे ये एक गोलाकार स्ट्रक्चर हो गया, अब यहां पर बच्चों बिंदु, जैसे ये प्रकाश स्रोत मतलब एक बीच में बिंदु है, अब यहां बिंदु से, इस बिंदु से जो भी तरंगे निकलेंगी, जो भी तरंगे निकलती हैं बच्चों, तो ये इस प्रकार से इनकी क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर होती है। ठीक, इस प्रकार से क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये चीज होता है। ठीक, जब प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश स्रोत गोलाकार हो तो इनसे जो निकलने वाली तरंगे होती हैं, उनकी ज्यामितीय आकृति भी कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं बच्चों गोलीय तरंगाग्र। क्लियर हो गया रसगुल्लो? चलिए, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, बाकी आगे के भी देख लेते हैं कि और कौन कौन तरंगाग्र हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, अब आगे के जो तरंगाग्र हैं भाई उनको भी देख लेते हैं। अगला है रसगुल्लों बेलनाकार तरंगाग्र। अब नाम में ही बहुत कुछ रखा है, बेलनाकार, जिसका आकार शेप यानी बेलन की तरह हो, एक सिलेंडर की तरह हो। ठीक है, तो बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है बच्चों? यदि प्रकाश स्रोत रेखीय स्लिट हुई, रेखीय का मतलब वही चीज एक ऐसे हो, ठीक, ऐसे रूप में, कि जब प्रकाश स्रोत क्या हो? रेखीय होता है या स्लिट होता है, तो स्रोत से निकलने वाली तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो भी कैसी होती है बच्चों? बेलनाकार होती है, और इसी को बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। जैसे इसको भी समझते हैं, समझिएगा बच्चों ध्यान से। जैसे इसकी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हमने क्या किया? इसकी स्ट्रक्चर को
बना लिया है। ठीक, और यहां से भी हमने क्या किया, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बना लिया। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर जो बिंदु स्रोत है, ठीक, इसमें भी जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, यानी जहां यहां से जब तरंगे निकलेंगी तो इनका शेप भी कुछ इस तरह से होगा। ठीक, ये यहां से अगर हम देखेंगे ऐसे हैं, तो ये भी क्या होती हैं, तो मतलब इनका जो, ठीक, जब ये तरंगे चलती हैं तो इनकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है बच्चों, तो ये हो जाती है बेलनाकार। ठीक, तो ये बेलनाकार तरंगाग्र हो गया। हमने बताया ना, जब प्रकाश स्रोत क्या हो, रेखीय हो, यानी एक बेलन की तरह, एक स्लिट की तरह हो, तो उनसे जो निकलने वाली तरंगे होती हैं, उन तरंगों का जो आकार होता है वो कैसा होगा, बेलनाकार। यानी उनकी जो ज्यामितीय आकृति होती है वो एक बेलन के रूप में होती है, और इसे ही बोलते हैं बच्चों बेलनाकार। यहां बोलना नहीं बच्चों, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, वो होता है बेलनाकार तरंगाग्र। अब यहां से देखिएगा तीसरा क्या है, तो तीसरा है समतल तरंगाग्र। अब समतल में समझ रहे हैं कि भाई एक सीधे ऐसे चलेंगी, समतल में होता क्या, एकदम सीधी चलना। ठीक है, एकदम समतल, ना गोला ना बेलना, ठीक, कुछ नहीं, एकदम समतल में। समतल तरंगाग्र की बात करें बच्चों, तो समतल तरंगाग्र कब बनता है कि स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ, यानी जो भी ये प्रकाश स्रोत, जैसे इसी में मान लेते हैं कि स्रोत से ये क्या होता है कि भाई स्रोत से अधिक दूरी होने के साथ तरंगाग्र की जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो तरंगाग्र होगा वो समतल होगा। जैसे जैसे हमने बताया ना कि भाई जैसे ये प्रकाश की किरणें इसे निकल रही हैं, तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों, ये जैसे दूर जाएंगी, ऐसे जाएंगी, तो मतलब ये एक समय ऐसा आएगा कि ये ऐसे ऐसे जाती हुई प्रतीत होंगी, मतलब देख रहे हैं एकदम समतल लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा तरंगाग्र बन जाएगा, समतल तरंगाग्र। तो इसकी संरचना बनाते हैं बच्चों, जैसे इसकी संरचना बनाते हैं, जैसे यहां पर हम स्लिट मतलब कोई ये ले रहे हैं, ध्यान से समझना। ठीक, ये स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, अब यहां पर देखिएगा, ये क्या है, एक समतल में है। ठीक, अब एक समतल में है बच्चों, जैसे ही यहां से तरंगे निकल रही हैं, अब जैसे हम मान लेते हैं कि भाई इसमें से तरंगे निकल रही हैं, ये प्रकाश की जैसे तरंगे, ठीक, जैसे ये तरंगे निकलकर इसमें से ये जा रही हैं, ठीक, ये तरंगे इनको भेदते हुए सीधे से निकल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो तरंगाग्र बन रहा है, तरंगाग्र कौन सा बन रहा है, तो ये कौन सा है, समतल तरंगाग्र। ठीक, यहां से भी जैसे ये तरंगे निकल रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो तरंगाग्र होगा वो कौन सा होगा, समतल तरंगाग्र होता है। क्योंकि ये क्या है भाई, एक समतल में ये सब चल रही हैं, तो ये जो स्थिति होती है वो कौन सी है, तो वो है समतल तरंगाग्र की। तो तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है बच्चों, तो प्रमुख रूप से 3 ही प्रकार का होता है। पहला कौन सा, गोलाकार। गोलाकार में जब बताया कि जब बिंदु क्या होता है, यानी प्रकाश स्रोत गोलाकार हो, तो उससे जो बनने वाला तरंगाग्र होगा वो भी गोलाकार होता है। और दूसरा बेलनाकार, जब बेलनाकार प्रकाश स्रोत होता है स्लिट रूप में, तो उससे बनने वाला जो तरंगाग्र होता है, यानी उससे जो निकलेंगी तरंगे वो एक बेलनाकार का शेप ले लेती हैं। और तीसरा है समतल। समतल में हमने क्या बताया कि दूरी बढ़ने के साथ, यानी जब ये तरंगे किसी स्रोत से चलती हैं, दूरी जब ज्यादा हो जाएगी तो अपने आप ये एक समतल तरंगाग्र की स्थिति बन जाती है। क्लियर हो गया, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी तक सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन हैं क्या, थ्योरी वाले। हाँ, इसमें 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थोड़ा आपको डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं तो ज्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि व्यतिकरण क्या है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, व्यतिकरण किसे कहते हैं। अब व्यतिकरण में होता क्या है कि जब, ध्यान से देखिएगा, परिभाषा समझना है तो पहले आप एक फिगर को समझिए।
ठीक, हम बोलते हैं ना हमेशा से बच्चों की परिभाषा नहीं रटना, परिभाषा रटकर रसगुल्लों कितने दिन तैयार कर सकते हो, नहीं होगा, भूल जाओगे। जब होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें चलती हैं, जैसे एक तरंग ये चल रही है, ठीक, एक तरंग ऐसे चल रही है और दूसरी वाली तरंग भी हमने क्या किया कि भाई दूसरी एक तरंग ऐसे ये चल रही है, ठीक। तो इसमें है क्या कि जब दो, ध्यान समझना, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में क्या हो रही है बच्चों, संचरित हो रही हैं, ये एक साथ एक ही दिशा में संचरित होते हुए ये अध्यारोपित करती हैं। अध्यारोपित का मतलब मिल जाना, ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं, ओवरलैपिंग करना का मतलब एक दूसरे से मिल जाना। तो यहां पर एक साथ आगे बढ़ते हुए ये क्या कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, यानी मिल रही है। तो इसी घटना को कहते हैं व्यतिकरण। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों कि व्यतिकरण क्या होता है। तो हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की प्रकाश की जो तरंगे होते हैं वो एक साथ एक ही दिशा में क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो अध्यारोपित, ठीक, जब ये होती हैं यानी आगे बढ़ते हुए ये जो मिल जाती हैं एक दूसरे से, तो यही घटना कहलाती है बच्चों व्यतिकरण। क्लियर हो गया, ये तो रहा व्यतिकरण। लेकिन व्यतिकरण के लिए भाई शर्त क्या होनी चाहिए, यानी व्यतिकरण की घटना बच्चों होगी कब, तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, ध्यान से समझना। पहली शर्त, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध होता क्या है, हमने पहले भी बताया है, ये एक नंबर में कई बार पूछा गया है, दो दो तीन तीन सेट में पूछा गया है। तो कला संबद्ध स्रोत होता क्या है बच्चों कि वह स्रोत जिसके बीच, ठीक, जैसे दो प्रकाश स्रोत हैं, एक यहां से है एक यहां से, वह स्रोत जिनके बीच जो कलांतर है, जिनके बीच कलांतर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो यानी वह प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर स्थिर होना चाहिए या स्थिर होता है, तो उसे कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो पहला समझ में आ गया कि कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरा बच्चों की दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी जाकर के व्यतिकरण की घटना होगी। तीसरी बच्चों, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर, नहीं भी बराबर है तो लगभग में बराबर होने चाहिए, तब जाकर के व्यतिकरण की घटना होगी। और नेक्स्ट है, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, यानी दो प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी समझ लीजिए कि ना के बराबर होनी चाहिए, यानी बहुत कम होनी चाहिए। और अगला है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, यानी बहुत ज्यादा वाइड, यानी बहुत ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए, वो प्रकाश स्रोत बहुत छोटे होने चाहिए, एकदम संकीर्ण का मतलब नैरो यानी पतला जिसको कहते हैं। तो संकीर्ण होगा तब जाकर के क्या ये व्यतिकरण की घटना होती है। तो ये रहा व्यतिकरण और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो ये तो भाई हर साल पूछा जाता है, ठीक, ये तो आपका जितना इसके बारे में बच्चों बोले वो सभी कम है, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, ठीक। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 वो ये है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, अंतर वाला क्वेश्चन है कि विवर्तन तथा व्यतिकरण में या व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। हम बात करें बच्चों तो पिछले 1-2 साल में ये पूछा नहीं गया है, इसलिए संभावना है, क्योंकि इस चैप्टर के बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको इधर उधर घुमा के पूछा था, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर होता क्या है। क्योंकि बच्चों आपने व्यतिकरण भी देख लिया और विवर्तन भी आपने देखा है, ठीक है। तो व्यतिकरण और विवर्तन में होता क्या है, तो व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं और विवर्तन में केवल एक ही कला संबद्ध स्रोत होता है, ठीक। देखिए व्यतिकरण के लिए दो मतलब किरणों का इस्तेमाल होता है, लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अब व्यतिकरण में फ्रिंज की जो चौड़ाई है एक समान होती है, व्यतिकरण के लिए फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वो एक समान होती है और इसमें फ्रिंज की चौड़ाई असमान होती है, ठीक है। और व्यतिकरण में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो भी समान होती है, लेकिन व्यतिकरण में बच्चों दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर घटती है, ठीक। और अगला है कि दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है। मतलब व्यतिकरण कब होगा, जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं, जैसे इसके पहले वाले में हमने देखा है। लेकिन व्यतिकरण कैसे, मतलब विवर्तन कैसे होता है बच्चों, तो विवर्तन तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण होता है।
जैसे विवर्तन की घटना आपको अगर ना पता हो तो बताया था बच्चों, जैसे ये एक क्या है, रेखा छिद्र है और इधर कोई प्रकाश स्रोत है, कुछ याद आया, तो ये जब निकलती है तो ये प्रकाश की किरणें यानी ऐसे फैल जाती हैं। तो जब प्रकाश किसी अवरोध या छिद्र या किसी तीक्ष्ण किनारे मतलब को गुजारा जाता है, जब प्रकाश को किसी अवरोध या तीक्ष्ण किनारों या फिर रेखा छिद्र से गुजारा जाता है तो ये क्या होता है, किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इसी घटना को तो कहते हैं बच्चों विवर्तन। तो विवर्तन कब होगा, जब प्रकाश तरंगों की किनारों पर मुड़ने से, जब ये किनारे पर मुड़ते हैं तब जाकर के विवर्तन की घटना होती है। लेकिन अध्यारोपण इसमें होता है कि जब दो तरंगे यानी जब दो तरंगे ऐसे चलती हुई मिल जाती हैं तो वो होता है व्यतिकरण। तो ये रहा व्यतिकरण और विवर्तन के बीच में अंतर। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी भाई ये ज्यादातर अगर हम बात करें बच्चों तो ये 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, लेकिन 5 नहीं तो 3 नंबर में तो श्योर है 100%। ठीक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की क्या करना है, स्थापना करना है। यानी आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है उसी का निगमन आपको करना होता है। अब देखिएगा आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है उसमें होता क्या है बच्चों कि क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार, यानी जो क्वांटम का सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। यानी जो प्रकाश विकिरण होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है और जिन्हें फोटान कहते हैं। और एक फोटान की जो ऊर्जा होती है बच्चों वो होती है E बराबर h न्यू। ये पता होगा सब स्टूडेंट को कि E बराबर h न्यू ये फोटान की ऊर्जा होती है। ठीक, अब इन्होंने ये बताया यानी क्वांटम का सिद्धांत बोलता है कि जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है यानी टकराता है तो उसकी ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है। जैसे कोई धातु हो गया बच्चों, अब इस पर प्रकाश टकरा रहा है तो इसमें से हमें पता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो इन्होंने ये बताया कि जब ये प्रकाश किसी धातु से टकराएगा तो उसकी जो ऊर्जा है 2 रूपों में खर्च होती है। अब भाई 2 रूपों में खर्च होती है, पहला कौन सा है तो बच्चों पहला होता है, अगर हम पहला बात करें तो पहला हो जाता है कि कार्य फलन के रूप में। ठीक, कार्य फलन के रूप में। ठीक, तो कार्य फलन के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। तो कार्य फलन का फार्मूला होता क्या है बच्चों, W0 बराबर h न्यू नॉट। इक्वेशन नंबर 1 अपन दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी जो होता है भाई, दूसरा होता है कि शेष ऊर्जा यानी पहला तो कार्य फलन यानी कार्य करने में खर्च होगी, दूसरा है कि शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च होती है। इलेक्ट्रॉनों को गतिशील लिख सकते हैं कि गतिशील करने में खर्च होती है। तो गतिशील करने में खर्च होती है का मतलब क्या है बच्चों कि जो दूसरी ऊर्जा होती है वो मतलब गतिज ऊर्जा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं K बराबर, ठीक, K बराबर यहाँ K मैक्सिमम होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा, K मैक्सिमम बराबर हाफ m और इसके बाद V मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। अब यहां से अगर हम देखें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से अब हम लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 नहीं लिखेंगे यानी कुल ऊर्जा निकाल देते हैं डायरेक्टली। कुल ऊर्जा, अब कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, कुल ऊर्जा के लिए निकालेंगे बच्चों तो कुल ऊर्जा बराबर, कुल ऊर्जा हो जाएगा E बराबर, कुल ऊर्जा कैसे पता चलेगी, जब कार्य फलन वाली ऊर्जा और साथ में बच्चों ये आपकी K मैक्सिमम, ठीक, ये दोनों ऊर्जा का योग होगा तब कुल ऊर्जा निकलेगी, है ना। या फिर अगर हम K मैक्सिमम बराबर लिखना चाहेंगे, K मैक्सिमम बराबर, ठीक, K मैक्सिमम बराबर लिखना चाहेंगे तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर E माइनस डब्ल्यू नॉट हो जाएगा, होगा ना बच्चों, क्योंकि ये जो चीज है इधर आएगा तो E माइनस डब्ल्यू नॉट। अब मान अगर देखेंगे तो भाई हम K मैक्सिमम का मान लिख सकते हैं, इसका मान होता क्या है बच्चों, तो ये होता है 1/,
1/2 एम वी मैक्स यानी मैक्सिमम स्क्वायर हो गया बराबर ई बराबर देखिएगा एच न्यू होता है माइनस डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट होता है। अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो हमें कॉमन इसमें क्या मिला, देखिए इसमें तो ये 1/2 भाई इधर तो रहेगा ही m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर ये इधर कॉमन क्या है, तो दोनों में h प्लांक नियतांक कॉमन है। h अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। और यही क्या हो जाता है बच्चों, यही हो जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाता है। अगर इसमें कुछ चीजें हैं जैसे न्यू क्या है, न्यू नॉट क्या है, इनके बारे में लिख लेते हैं, ठीक। तो देखिए बच्चों जो न्यू है इसको बोलते हैं फोटॉन की आवृत्ति। क्या है, फोटॉन की आवृत्ति, फोटॉन की आवृत्ति। और न्यू नॉट क्या है, तो ये देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ठीक, ये होता है देहली आवृत्ति। अब उसके बाद h क्या है, तो प्लांक नियतांक है, लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं h के बारे में भी। और m क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का भाई यहां पर जो है उसका द्रव्यमान हो जाएगा। v क्या है, अधिकतम, v मैक्सिमम क्या है, अधिकतम चाल है, तो ये है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक। अब इसका मान भी पता होता है कि भाई 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। तो ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। हमने बोला ना बच्चों, तो ये अधिकांशतः 5 नंबर में भी कई बार देखा गया है, नहीं तो 5 नंबर में नहीं आएगा तो 3 नंबर में ही आएगा, ठीक। 5 नंबर में आ गया तो भाई ये तो और भी अच्छी बात है, आपके लिए 2 नंबर एक्स्ट्रा में पूछ रहा है, नहीं तो 3 नंबर में श्योर है, ठीक, कि प्रकाश का मतलब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक ये भी है, तो अच्छे से इसको दोहराना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा हो गया। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला जो है वो है द्रव्य तरंगे क्या है, और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित करना है। तो ये भी 2023 में आया है, ठीक। 2022 में देखेंगे, 20 में देखेंगे, 21 में, तो हर साल ये भी पूछा जाता है बच्चों, क्योंकि टॉपिक ही इतने ज्यादा लाजवाब हैं, ठीक। कह रहा है कि द्रव्य तरंगे क्या है और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। तो देखिए बच्चों जब कोई द्रव्य कण गतिमान होता है, यानी जब कोई कण क्या है, गतिमान होता है, तो उनके साथ एक तरंग संबंधित रहती है, ठीक। और कह रहा है कि इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, और इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है उसी को कहते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो है इसका डेरिवेशन। परिभाषा पूछ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र स्थापित करना ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा बच्चों डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सबसे पहले बच्चों यहां से हम देखेंगे प्रकाश, मतलब सबसे पहले आइंस्टीन का समीकरण, प्रकाश वैद्युत नहीं बल्कि ऊर्जा समीकरण। तो लिखेंगे सबसे पहले आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता क्या है बच्चों, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता क्या है, तो वो होता है बच्चों E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर। बट E बराबर, चूंकि हमको मालूम है बच्चों कि E बराबर होता क्या है, तो भाई h न्यू होता है ना। तो इस E के स्थान पर बच्चों हम क्या लिख देंगे भाई, h न्यू लिखेंगे, ठीक। h न्यू बराबर m इंटू सी स्क्वायर। बट न्यू बराबर भी तो कुछ होता है, तो न्यू बराबर होता है c अपान लेम्डा। तो यहां से अगर हम देखेंगे बच्चों तो इसके स्थान पे हम रख क्या देंगे, तो यहां पर h न्यू के स्थान पर c अपान लेम्डा बराबर होगा m c स्क्वायर। तो एक सी कट गया। अगर हम देखेंगे तो यहां से m बराबर क्या निकल कर आया, m बराबर अगर हम देखेंगे बच्चों तो h अपान, ठीक, ये नीचे आएगा क्योंकि एक सी बचा है, तो कितना हो जाएगा, ये m बराबर h अपान ये हो जाएगा c इंटू लेम्डा, ठीक है, ये c इंटू लेम्डा हो जाएगा। अब देखिएगा फोटॉन का संवेग होता क्या है,
तो हो जाएगा, हम निकालेंगे बच्चों फोटॉन का संवेग। ठीक, फोटॉन का संवेग, संवेग बराबर होता है, क्या होता है बच्चों फार्मूला, P बराबर m इंटू सी, ये चीज होता है। तो हम करेंगे क्या भाई, हम मान रख देते हैं कि P बराबर m का मान कितना निकाला है तो बच्चों h अपान यहां पर c इंटू लेमडा और गुणे ये c है, तो भाई c से c कट गया, तो P बराबर क्या निकला, P बराबर h अपान लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या निकला बच्चों, h अपान p, तो लेमडा बराबर h अपान p, कभी कभार तो इसको यहीं पर निपटा देता है। ठीक, यहां डायरेक्टली लिख देगा कि सिद्ध कीजिए कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लेमडा बराबर h अपान p होता है। ठीक, या फिर बच्चों इसको आगे भी लिख सकता है, जैसे इसको और तरीके से लिखना चाहेगा तो कैसे लिखेगा, इसको या करके हम लिख सकते हैं भाई h अपान, अब याद रखना बच्चों P बराबर m इंटू v भी होता है, P बराबर mv यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसको ऐसे भी लिख करके m इंटू v, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता है। ठीक, तो या करके और इसको एक तरीके से लिख सकता है कि लेमडा बराबर h अपान, अब यहां पे जो P के स्थान पे P बराबर रूट में 2mk भी तो होता है बच्चों, 2mk भी तो होता है। अब कैसे होता है, इसके लिए वन शॉट वाली वीडियो देख लेना, तो उसमें निगमन कराए हैं, क्योंकि यहां पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं चूंकि P बराबर में रूट 2mk, इसका भी डेरिवेशन करवाए हैं और पूछता है कभी कभार। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मेन फार्मूला, तो यही होता है। यहां से आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे, तो चाहे जो पूछ लिया जाए, चाहे जिस पदों में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे भी लिखा जाता है इसको। ठीक, ये के आपका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी लाजवाब ये भी टॉपिक है। चलिए बच्चों आगे के टॉपिक को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ये तो बबुआ और भी ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो काफी लाजवाब है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है और इसकी कमियों का भी उल्लेख करना है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से जो ज्यादा पूछता जाता है वो पूछता है इसकी कमियां क्या है, और हर साल पूछता है, कोई ऐसा साल नहीं जब ये ना आए। देगा क्या, क्योंकि इन जो चैप्टर आपके लास्ट वाले हैं, परमाणु है, नाभिक है, उसमें है क्या बच्चों, सब यही तो भरा है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो पूछेगा क्या। इसलिए ये सब एकदम 100% फिक्स वाले टॉपिक होते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है वो समझिएगा पहले, ठीक, फिर इनकी कमियों को हम देखेंगे। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, पहली बात समझिएगा कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के एक छोटे से भाग में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये इनका कहना है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के अनुसार जैसे ये आपने एक बना लिया परमाणु, तो इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है वो एक छोटे से भाग में होता है और इसी भाग को नाभिक कहते हैं। ठीक, और ये कैसा होता है, तो ये धनावेशित भाग होता है, परमाणु का धनावेशित भाग होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पहला चीज ये बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश एक छोटे से भाग में होता है, जिसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश जो होता है वो धनावेश के बराबर होता है। यानी इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, ये चीज बताया। तीसरी चीज कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मतलब कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्री जो बल होता है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल से होता है। यानी ये इसके चारों ओर क्या होते हैं, ये कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये नाभिक के चारों ओर क्या है, ये कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ये रदरफोर्ड कहते हैं। ठीक, तो ये रदरफोर्ड का कहना होता है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है।
हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लाजवाब टॉपिक है वो तो कमियां हैं, है ना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो बहुत ही बड़ी कमी थी। कौन कौन सी कमी थी देखिएगा। ये भी बच्चों 2000 हम बात करें तो ये भी आपका 23 में पूछा गया है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, हमने आपको कई बार बताया है। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां क्या थी। पहली कमी, ध्यान समझना, इतना देखने में तो थोड़ा लंबा लग सकता है बट रखना नहीं है। रदरफोर्ड ने यह बताया था बच्चों कि जैसे ये नाभिक है, ठीक, मतलब जैसे ये नाभिक है और ये क्या है, इसके चारों ओर की कक्षाएं हैं। तो रदरफोर्ड ने यह बताया कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमते हुए वो करता क्या है भाई, जब घूमेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब जब घूमता है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो इनके नियम से मान लेते हैं ये नाभिक है और ये चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इनके अनुसार जब घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो भाई घूमते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसे नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो भाई ये इनका नियम तो गलत हो गया। तो इनके मॉडल में पहली कमी ये थी। तो इनमें कमी क्या थी और कैसे भाई उसको सुधारा गया था, चलिए वो देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला था कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता। तो इसमें लिखेंगे कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों में अभिकेंद्र त्वरण होता है। जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि मौत का कुआं, मौत के कुएं में चारों तरफ से चक्कर काटते हैं, गिरते क्यों हैं, मतलब गिरते क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं गिरते हैं, क्योंकि उसमें अभिकेंद्री बल लगता है, ठीक, वही बल उनको गिरने नहीं देता है। जैसे आप मोड़ होता है ना कि भाई आप एकदम साइकिल हो या गाड़ी हो एकदम लिटा देते हो, तिरछी कर देते हो, क्यों नहीं गिरते हो, रीजन क्या है, अभिकेंद्री बल। जैसे भाई बाल्टी में पानी भर लिए, आप उसके बाद धागा बांधकर ऐसे घुमा रहे हो, बाल्टी में एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, अभिकेंद्री बल। तो इन्होंने ये बताया बच्चों कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्री त्वरण होता है और वैद्युत गतिकी के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ठीक, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की निरंतर ऊर्जा कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। जैसे कि हमने पहले बताया कि भाई अगर वो घूमेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता ही नहीं। भाई जबकि ऐसा नहीं होता है यानी वो गिरता नहीं है, अर्थात परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। तो भाई इनमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कमी थी। तो बोहरबरी ने बताया ऐसा नहीं होता जनाब, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता ही नहीं है, ठीक, और वो बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए लगातार घूमता रहता। हाँ, कुछ केसेस ऐसा है कि ऊर्जा का उत्सर्जन करके दूसरी कक्षा में जाएगा फिर चला आएगा, तो उसको भी आगे देखेंगे, ठीक। पहला ये हो गया। दूसरी बात, दूसरा इनका जो भाई इनके परमाणु मॉडल में कमी थी वो थी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता। ये जो नियम होता है यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम का भी उन्होंने नाम नहीं लिया। जैसे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक, तो वो स्पेक्ट्रम होते हैं। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा, यानी इन्होंने भी क्या किया, मतलब कोई भी रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात ही नहीं किया। तो इनके परमाणु मॉडल में ये भी एक मेजर कमी रह गई थी, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक, अब ये टॉपिक की बात कर रहे हैं कि भाई इन्होंने कमी तो बता दिया बोहरबरी ने, तो ये भी 2023 में पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही है, ठीक है, कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसकी कमियों को दूर किया। तो भाई कमियों को दूर किया तो इन्होंने भी एक नया नियम बताया, नया मॉडल दिया। अब वो मॉडल क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, नील्स बोहर ने जो नया परमाणु मॉडल दिया वो कब दिया, जब उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया, उनके परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। तो लिखेंगे बच्चों कि नील्स बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया
तथा इन्होंने किया, बोहर ने एक नया मॉडल दिया और उसमें उन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि बोहर-बरी के परमाणु मॉडल में तीनों परिकल्पनाओं की व्याख्या करना है। यानी जो नया परमाणु मॉडल दिया उसमें इन्होंने 3 बातों को बताया। अब होता क्या है, पहला ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों। देखिए रटना नहीं है। पहला इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं और इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो निश्चित होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी इनका यह कहना है कि इलेक्ट्रॉन जब ये घूमता है कक्षाओं में तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, यानी बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए ये लगातार क्या अपनी कक्षाओं में घूमता है और जिन कक्षाओं में घूमता है वो निश्चित कक्षाएं होती है उनकी, और हर मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसमें वो निश्चित होती है, ठीक। और जिन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। जैसे अगर बात करें बच्चों तो ये जैसे हमने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक, जैसे कोई परमाणु की हमने बना दिया एक स्ट्रक्चर, ठीक, ये इस एक बना दिया और इसमें जैसे कक्षाएं, परमाणु की कक्षाओं को हमने बना दिया, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं कि इन्होंने इसमें जो नाम दिया आपने पढ़ा होगा, उन कक्षाओं के नाम क्या थे, के एल एम एन। तो यहां पर जो कक्षाएं होती हैं के एल एम एन, यानी बाहर से एक और कक्षा होगी, तो ये के एल एम एन यानी ये इनकी कक्षाएं होती हैं, ये बोहर-बरी के परमाणु मॉडल में, ठीक है, के एल एम एन, ठीक, ये इनकी ऊर्जा स्तर होती हैं और यही इनको मतलब जो ऊर्जा स्तर की बात करें तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, वो निश्चित होती है प्रत्येक कक्षा की, ठीक। तो ये पहला नियम इन्होंने बताया। और दूसरी बात इन्होंने ये बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षाओं में नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। और इससे रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने थे 2023 में, ठीक है। एक तो न्यूमेरिकल पूछा गया था, दूसरा बहुविकल्पी में पूछा गया था, एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था और एक तो आपका 3 नंबर में ही है। तो समझ सकते हैं कि इसी से घुमा फिराकर 4 क्वेश्चन बन गए थे आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक। चलिए अब देखिए बच्चों, इन्होंने ये बताया कि भाई उन्हीं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग यानी J बराबर क्या होता है, कह रहा है कि जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणक होता है, ठीक, ये चीज। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं भाई, यहां पर J बराबर होता है यानी mvr, ठीक, बराबर यहां पे होता है nh/2π, ये फार्मूला। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी पूछा गया था जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, जहां पर n क्या होता है बच्चों, तो ये जो n दिया रहता है ये n बराबर 1 2 3 4 ये जो कक्षाएं होती हैं इनको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक। तो ये कक्षाएं दी गई कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। n का मान h मत समझना, n है, n बराबर है, ठीक। बाकी h प्लांक नियतांक है, m क्या है तो ये द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन पर, और v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग है, r क्या है तो ये उसकी त्रिज्या होती है वृत्ताकार कक्षा की, ठीक। तो ये चीज होता है। अब तीसरी चीज क्या बताया बच्चों कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा कक्षा मतलब ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है। यानी देखिए ये भी कहा है कि भाई अगर ये अपनी कक्षा को मतलब छोड़कर अगर दूसरी कक्षा में जाता भी है तो ये ऊर्जा का अवशोषण कर मतलब तो क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मतलब जब ये अपनी कक्षा को छोड़कर किसी ऊपरी कक्षा में जाएगा, दूसरे की कक्षा में जाएगा तो ये ऊर्जा का अवशोषण इसमें होता है, और जब ये अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से निचली कक्षा में जाता है तभी ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन ये घटना यूं समझिए कि ना के बराबर, ठीक, नहीं सेकंडों से कम में भी ये घटना हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब अवशोषण या फिर उत्सर्जन केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा तक जाता है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक, ना तो अवशोषण, लेकिन करता है तो कब तब करता है,
कब? जब ये अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से ऊपरी कक्षा में जाएगा या फिर अपने से निचली कक्षा में जाएगा, तभी ये घटना होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो हो जाती है डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा ये होती है। ठीक, E बराबर यहाँ पे h न्यू अपान, मतलब यहाँ पे h न्यू लिख सकते हैं या hc अपान लेमडा भी लिख सकते हैं। तो ये इसके लिए फार्मूला हो जाता है, यानी जब ये कक्षा को छोड़कर जाता है ऊपरी कक्षा में या फिर निचली कक्षा में। ठीक, तो ये होता है बच्चों बोहर-बरी का परमाणु मॉडल। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, देखिए अगला टॉपिक है नाभिकीय संलयन क्या है, प्रकृति में नाभिकीय संलयन का कोई एक उदाहरण लिखो। और इस टॉपिक को तो न जाने कितनी बार हमने बताया होगा। ये टॉपिक कई बार बताया गया है बच्चों कि नाभिकीय संलयन क्या है और नाभिकीय विखंडन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। देखिए नाभिकीय संलयन, अब इसको भी देखिए एक क्वेश्चन, मतलब एक सेट में बच्चों 5 नंबर में पूछा था, उसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और दोनों के उदाहरण तीनों मिलाकर के पूछ लिया था पूरे 5 नंबर में 2023 के सेट में। ठीक, उसमें कहा था कि एक मतलब 2 परमाणु संयुक्त होते हैं तो इसका मतलब आपको कारण देना है और पूरी घटना लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, नाभिकीय संलयन था। और दिया है एक भारी नाभिक जब टूटता है तो ऐसे दिया था। और तीसरा दिया था कि भाई उसके टूटने या जुड़ने की घटना का समीकरण। तो यूं समझिए कि इसका एग्जाम्पल और ये दोनों परिभाषा मिला करके 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनाया गया था 2023 में। ठीक, तो नाभिकीय संलयन होता क्या, संलयन का मतलब जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं तो ये घटना कहलाती है नाभिकीय संलयन। परिभाषा लिखेंगे बच्चों, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, अब नाभिकीय संलयन का एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक, मान लेते हैं कि एक ये दोनों क्या है, प्रोटियम के, ठीक सॉरी ड्यूटेरियम के, प्रोटियम नहीं ड्यूटेरियम के, 2 हमने क्या किया, ड्यूटेरियम के समस्थानिक ले लिया। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो ये बनाता क्या है, ट्राइटियम का एक भारी नाभिक बना देता है। ठीक, ये ट्राइटियम का एक भारी नाभिक बनाता है और साथ में ये प्रोटियम का एक नाभिक बनाता है। ठीक, ये चीज होता है, ये घटना। अब उसके बाद होता क्या है बच्चों कि जब ये फिर से, यानी जब ये फिर से जो प्रोटियम मतलब ये ट्राइटियम का नाभिक होता है, ये फिर से ड्यूटेरियम के हल्के नाभिक से संयोग करता है तो ये हीलियम का एक भारी नाभिक बनाता है। यानी ये समीकरण 2 मतलब ये जो घटना होती है 2 पदों में। तो अब की बार ये बनाएगा हीलियम का एक भारी नाभिक। तो हीलियम का एक भारी नाभिक बना रहा है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक क्या हो जाएगा, यहां पर न्यूट्रॉन और साथ में यहां पर अपार ऊर्जा निकल जाती है। क्लियर हो गया। तो ये घटना होती है नाभिकीय संलयन। ठीक, तो ये नाभिकीय संलयन होता है। इसमें होता क्या है बच्चों, तो हमने बता दिया भाई कि इसमें ये है क्या, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना बच्चों। जब 1H1 होता है प्रोटियम, 1H2 होता है ड्यूटेरियम, 1H3 होता है ट्राइटियम पढ़ते हैं। तो वही सबसे पहले देखिए ये दोनों मिल रहे हैं, यानी ड्यूटेरियम के हल्के नाभिक मिलकर के ये प्रोटियम का एक नाभिक बनाते हैं, प्रोटियम। अब जब प्रोटियम का ठीक एक नाभिक फिर से ड्यूटेरियम के एक नाभिक से संलयित होता है तो ये हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है और साथ में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। और इसकी घटना बात करें तो बच्चों कह रहा है कि प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण लिखना है तो सूर्य। ठीक, तो सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा होती है वो हमें नाभिकीय संलयन के रूप में ही मिलती है। ठीक है ना, तो ये होता है नाभिकीय संलयन। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं बच्चों नाभिकीय विखंडन को। चलिए अब देखते हैं नाभिकीय विखंडन की क्या घटना होती है। ठीक, नाभिकीय विखंडन। अब देखिएगा बच्चों नाभिकीय विखंडन क्या होता है, अब की बार विखंडन है यानी टूटना।
जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाए या बमबारी करे तो वह दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है और इस घटना को ही बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन का भी आपको उदाहरण देना है। तो जैसे हम ले रहे हैं एक यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम का एक भारी नाभिक, तो भाई यूरेनियम का एक भारी नाभिक, यूरेनियम 92, ठीक, 235 ये परमाणु भार होता है। तो यूरेनियम 92 235 हो गया और उसके बाद हमने क्या किया, इस पर न्यूट्रॉन की बौछार कर दिया। ये न्यूट्रॉन का प्रतीक है बच्चों। तो जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो होता क्या है, तो ये दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में, तो सबसे पहले बच्चों ये बेरियम के नाभिक में टूट जाता है, ठीक, ये बेरियम के हल्के नाभिक में टूट जाता है। तो ये हो जाता है बेरियम, ठीक, 144, और साथ ही साथ ये क्रिप्टॉन के नाभिक में टूट जाता है। अगर इसको ऐड करें तो भाई ये कितना 236 हो जाएगा, 9 4 13 3, तो 3 निकलेगा, ठीक, ये 3 न्यूट्रॉन बाहर और साथ में अपार ऊर्जा निकलती है बच्चों, अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये होता है नाभिकीय विखंडन की घटना, ठीक, नाभिकीय विखंडन। तो यहां पर देख सकते हैं, तो भाई ये यूरेनियम का नाभिक है, तो यूरेनियम में होता क्या है, जब यूरेनियम पर हमने न्यूट्रॉन की बमबारी किया, ये क्या है, न्यूट्रॉन का सिंबल है, न्यूट्रॉन की बमबारी किया तो बच्चों सबसे पहले ये बेरियम के नाभिक में टूट रहा है, बेरियम, और उसके बाद ये क्रिप्टॉन के हल्के नाभिक में टूट रहा है, ठीक, और साथ में यहां पर अपार ऊर्जा निकल रही है। तो ये हो जाता है नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन का वही कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, यानी परमाणु भट्टी, या फिर हम परमाणु बम भी कह सकते हैं, ठीक, परमाणु बम, ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर ये काम करता है। तो ये रहा कि नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके बाद बच्चों लास्ट वाले चैप्टर में हम बात करें तो एक और है आपका जो अर्धचालक है, उसको हमने नहीं लिखा है, वो इसलिए क्योंकि वन शॉट में भी अच्छे से समझाया है, अलग से भी 1-2 वीडियो इस पर हमने बना दिया है ऑलरेडी, ठीक, अगर उसको देखना है तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल दे रहे हैं, वो वाला हम यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, ठीक। इसमें होता क्या है बच्चों, वो जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका होता है पीएन संधि, ठीक, पीएन संधि, पीएन संधि के बारे में इसमें होता है ना कि पीएन संधि में आता है ना दो, एक अग्र अभिनत और दूसरा पश्च अभिनत। इसकी स्थिति में तो ये 3 नंबर में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत ये पूछा जाता है। तो अग्र दिशिक या पश्च दिशिक या अग्र अभिनत या पश्च अभिनत, ठीक, जिसको पश्च को उत्क्रम अभिनत भी कहते हैं। तो ये वाला भी 3 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर एक सेट में आएगा, हर एक सेट का मतलब हर एक सेट। तो उस वीडियो की लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, पूरा चैप्टर ही आप एक बार अच्छे से इसको देख लेना क्योंकि इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होगा, ठीक। तो चलिए हो गया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जल्द ही हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उम्मीद है कि मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना, जल्दी कर दो। अपनी फैमिली 6 लाख की होने वाली है। और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।